हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर क्लास 9th का है और इसमें एक्चुअली हम लोग ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ यूक्लिड्स जो एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया ज्योमेट्री से रिलेटेड। कौन कौन से टर्म्स? कुछ जैसे कि पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स, सरफेसेस, कुछ इस तरह के टर्म्स जो थे हमें मैथमेटिक्स में जो आते हैं, उन टर्म्स जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है उनको उन्होंने डिफाइन किया। साथ में उन्होंने कुछ एग्जाम्स भी दिए थे और कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे जो उन्होंने प्रिंट किए थे अपने एक बुक में जिसका नाम था एलिमेंट्स। ओके, उस बुक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उसी बुक को हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ उनके डिफाइन किए हुए टर्म्स को पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्स को पढ़ेंगे और कुछ पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो होगा ये 2 पार्ट में होगा इस चैप्टर के। एक पार्ट जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग केवल अभी डिफाइन करेंगे कुछ टर्म्स को। टोटल 23 टर्म्स है, तो उनको टर्म्स को डिफाइन करेंगे, उनको समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में समझेंगे और क्या थे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स उनको भी एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। ओके, तब तक के लिए हमें इस चैप्टर को शुरू करते हैं ताकि हमें ज्योमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर से मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब कि कोई भी फिगर्स जो कुछ लाइन से बने हो, इस तरह के फिगर्स जो सरफेस क्रिएट कर रहे हो, उस तरह के फिगर्स। जैसे आप ये टेबल देख लो, इस टेबल पे आप देख सकते हो एक सरफेस ये है अपर सरफेस, एक ये वाला सरफेस है, एक ये भी सरफेस है, ये लेग्स इसके, तो ये भी एक सरफेस ही है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके बहुत सारे सरफेसेस हैं। ओके, और इन सरफेसेस की ज्योमेट्री है, ठीक है, मतलब कि इनके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे आप इनको जूम करके आप देखो तो यहाँ देखोगे तो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो स्पेशल ज्योमेट्री कौन सा ये कह सकते हैं इसे? हम इसे रेक्टेंगल कह सकते हैं। रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह से ये सरफेस भी हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, एक ज्योमेट्री ही है। ओके, तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ फील कर सकते हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्री हम लोग बहुत तरह देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं अपने चारों तरफ। ओके, अच्छा, ये आप रिंग जैसे देख सकते हो, ये एक इमेज देख सकते हो जो ट्रायंगुलर फॉर्म में करीबन है। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे ज्योमेट्री हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। तो इनको डिफाइन किया है यूक्लिड्स ने। ओके, यूक्लिड्स कौन थे? एक एंशियंट ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स को जो उनके चारों तरफ थे और ये हमारे चारों तरफ हैं, उनको ट्राई किया डिफाइन करने के लिए। ओके, और उन्होंने कुल 23 मतलब 23, ओके, 23 डिफिनीशंस दिए हैं जो उनके स्टडी किया किस चीज़ को, स्पेस को और ऑब्जेक्ट्स को स्टडीज़ करने के बाद, उन्हें डेली लाइफ के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के बाद ये इन्होंने 23 टर्म्स को डिफाइन किया है। ओके, और इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिफिनीशन के टॉपिक के अंडर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला आता है डिफिनीशन कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट, मतलब जिसका कोई पार्ट नहीं हो सकता। यानी कि ये मैंने एक छोटा सा ग्रीन पार्ट में आप देख सकते हो कि एक पॉइंट ड्रॉ किया है। तो इस पॉइंट को हम फर्दर कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, आगे इसमें कोई और विभाजन नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम लोग पॉइंट कहेंगे। ओके, तो उन्होंने पॉइंट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि पॉइंट वो है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। सेकेंड डिफिनीशन पे आते हैं। लाइन क्या होता है? लाइन जो है वो ब्रेथलेस लेंथ होता है। 2 टर्म आते हैं, लेंथ और ब्रेथ। क्या होता है? तो पहले लेंथ को समझते हैं, ब्रेथ को भी समझते हैं। इस फिगर में अगर देखा जाए, इसे रेक्टेंगल माना जाए, अभी जो हम लोग टेबल देखे हैं उसमें एक हम लोग टर्म देते हैं लेंथ, लंबाई, और ब्रेथ, चौड़ाई। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी लंबाई भी है, इसके पास चौड़ाई भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसने कहा कि इसके चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्रेथलेस होना चाहिए। एक टर्म तो इन्होंने ये कहा, तो ठीक है, ब्रेथ को हटा देंगे, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये तो अभी हमें कोई काम का नहीं है इसमें। तो बचेगा क्या? ये एक लाइन सिंपल,
ओके, तो इसका मतलब जिसके पास केवल लंबाई हो, कोई ब्रेथ नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे लाइन। तो ये एक इमेज लाइन का है। ओके, अच्छा, थर्ड डिफिनीशन को देखो। इसमें कहा एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स। एक्सट्रीमिटीज मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज मतलब होता है सबसे छोटा टुकड़ा। ओके, तो अगर लाइन का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? पॉइंट्स होगा। इसको हम कैसे समझे कि सबसे छोटा टुकड़ा पॉइंट होगा? तो आप इसको एक बार इसे डिवीजन करो, तो इसे डिवीजन करने पर देख रहे हो आप, इसको एक छोटा सा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइन का सबसे छोटा टुकड़ा एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लाइन मतलब क्या होगा? वो एक पॉइंट्स होगा। ओके, अच्छा, अब डिफिनीशन देखते हैं फोर्थ को। इसमें क्या कहा इन्होंने? एक स्ट्रेट लाइन को वन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लाइज करते हैं इवेनली। इवेनली मतलब क्या होता है? एक, इसके बाद बस बगल में एक ये, ठीक है। तो इनको मतलब एक साथ ये जुड़ रहे हो, ठीक है, और एक ही लाइन में हो, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करे हो, ठीक है। अब ये ओवरलैप जैसा हो रहा है कुछ, तो ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इवेनली लाइज करना चाहिए। और ये कौन से इवेनली लाइज करना चाहिए? पॉइंट्स को। किस पे? इटसेल्फ पे, खुद पे। अब इसको मैं थोड़ा और इसको बढ़िया से समझाने के लिए आप यहाँ इसे देखो। एक मैंने ये पॉइंट ज्वाइन किया, एक फिर इस पे, फिर एक इस पे। अब ये थोड़ा सा इवेनली नहीं है, तो इसलिए देखिए ये स्ट्रेट नहीं बन रहा, ये कर्व बन गया कुछ इस तरह से, ये कर्व हो गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन ये होता है। अब इसमें ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारे डॉट से बने होंगे। ओके, ऐसे 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 डॉट किया और इसे ज्वाइन किया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया कि नहीं? तो ये मतलब कि हमारा, इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है? बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को जब एक साथ इवेनली जोड़ा जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये चार डेफिनेशन हमने यहाँ कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि एक सरफेस क्या होता है, इसको डिफाइन किया है उन्होंने। इसमें कहा है कि सरफेस जो होता है उसके पास लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। जैसा मैंने पिछले में हमने फिगर ड्रॉ किया था, जो अभी ड्रॉ किया, इसमें लेंथ है इसके पास ब्रेथ है, तो इसको हम कहेंगे ये सरफेस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा छठे डिफिनीशन में कि द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। एजेस क्या होते हैं? एजेस जो होते हैं ये साइड यानी कि बाजू, जिसे हम लोग कहते हैं किसी भी सरफेस का जो बाजू होता है उसी को एज कहा जाता है, ठीक है। तो अब से याद रखेंगे हम लोग, एज मतलब क्या होता है? बाजू, यानी कि इंग्लिश में और कहें तो इसे साइड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, ठीक है। तो एजेस मतलब बाजू जो सरफेस के हैं वो किससे बने होते हैं? वो लाइंस से बने होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बाजू किससे बना हुआ है? लाइन से। ये बाजू किससे बना है? लाइन से। ये भी बाजू, ठीक है। तो यही डिफाइन कर रहे हैं कि एजेस क्या है जो सरफेस के, वो क्या है? एक लाइंस होते हैं। ओके, अब देखो 7 नंबर डिफिनीशन को। इसमें कहा इन्होंने अ प्लेन सरफेस क्या होता है। एक प्लेन सरफेस जो होता है वो बहुत स्ट्रेट लाइंस को एक दूसरे पर इवेनली जब लाइज करने लगे और उससे जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो प्लेन सरफेस होगा। जैसे हमने बहुत सारे पॉइंट को जोड़ के क्या बनाया था? एक लाइन बनाया था। ओके, उसी तरह से यहाँ बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे पर जोड़ के हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं ये, जैसे मैं इवनली तो नहीं है लेकिन हाँ मतलब एक एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर रखते जाऊँ इस तरीके से, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ लेंथ मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ एक ब्रेथ क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो भी एरिया आया इसको हम लोग कहेंगे क्या? ये कहलाता है प्लेन सरफेस। ये हमारा जो जिस डिवाइस पे आप ये वीडियोस देख रहे हो तो वो भी तो एक तरह का प्लेन सरफेस ही है। ओके, तो प्लेन सरफेस इस तरह के होते हैं, इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। अब देखो 8वां नंबर डिफिनीशन। इसमें इन्होंने कहा है कि प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल जो होता है इसको इन्होंने कहा है कि दो लाइंस एक प्लेन में लाई करें, ठीक है। तो ये हमारा ये प्लेन है, डिवाइस जो है वो हमारा प्लेन है, उस पर दो लाइन लाई करनी चाहिए कुछ इस तरह से। अच्छा, मैंने यही इमेज क्यों ड्रॉ किया? मैं तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने आगे देखो क्या लिखा है, डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये दोनों लाइंस जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक को उसके जस्ट कुछ इंक्लिनेशन पे रखा, मतलब कि कुछ एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा उसी को कहेंगे प्लेन एंगल।
इस एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का डिफिनीशन कुछ का, उसका मीनिंग जो है वो कुछ ऐसा होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कौन से टर्म्स और हैं। आगे देखो, तो यहाँ जो हमें टर्म्स किया गया है रेक्टिलिनियर, कि रेक्टिलिनियर क्या होते हैं। तो व्हेन द लाइंस कंटेनिंग द एंगल्स आर स्ट्रेट, अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें लाइंस जो थे स्ट्रेट नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पे हमसे कहा गया कि लाइन स्ट्रेट हो, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहा गया रेक्टिलिनियर। और रेक्टिलिनियर की एक खास बात होती है कि वो उनके जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा लाइंस और एंगल्स में। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आपको लाइंस और एंगल्स दायित्व के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे ये चैप्टर में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 10वां नंबर डिफिनीशन, इसमें कहा गया है कुछ टर्म्स कहे गए हैं, उनको हम समझते हैं। क्या एक टर्म है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब ये एडजेसेंट एंगल्स दो स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, दो मतलब कि एडजेसेंट मतलब होता है बगल बगल में। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक और लाइन इस पे ऐसे ड्रॉ किया। अब इन पे क्या हुआ कि दो एंगल्स, मतलब बगल बगल में दो एंगल्स, कौन कौन से हो सकते हैं, एक ये एंगल हो सकता है, एक ये एंगल। ओके, तो ये दो एंगल्स होने चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और इक्वल अगर हैं और राइट होने चाहिए, राइट मतलब 90 डिग्री होने चाहिए। जब 90 डिग्री होंगे तो उनको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब आप समझ चुके हो, अगल बगल में एंगल जो हो एक दूसरे के। परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उस पर एक और लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर एक और लाइन ड्रॉ किया जाए और यहाँ जो एंगल बने एडजेसेंट एंगल्स जो हों वो 90 डिग्री हों और बराबर हों। तो 90 डिग्री हैं तो बराबर तो होंगे ही। तो ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर का मीनिंग है, एडजेसेंट एंगल्स का भी यहाँ मीनिंग मैंने बताया है। ओके, अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ 11 नंबर डेफिनेशन में ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो उसे कहा गया है कि 90 डिग्री से बड़ा हो एंगल तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। और एक्यूट एंगल क्या कहा, जो एंगल 90, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन हो, उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। अब इसे इमेज में देखते हैं कैसे होगा। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने एक पहले 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया ताकि पता चले कि 90 डिग्री से ज़्यादा है कि कम है। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे एक रेड कलर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ग्रीन वाले पे ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब इसका एंगल मुझे मेजर करना है, तो इससे यहाँ तक मैंने एंगल मेजर करूँगा, तो ये क्या 90 डिग्री से ज़्यादा होगा या कम। ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि ये तो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से ये कुछ और ज़्यादा ही होगा, तो हाँ ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा मतलब कि ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह के एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात आती है कि हम किसे कहेंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल को आप समझने के लिए कुछ ये समझो कि ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया। ओके, अब देखो इस पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया ताकि मुझे 90 डिग्री पता चल सके। ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं देखो फिर से रेड से ड्रॉ करता हूँ कि 90 डिग्री से कम होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो कोई भी एंगल ड्रॉ करो जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो उनको कहेंगे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, इस एंगल को कहेंगे क्या, एक्यूट एंगल। ओके, क्लियर है, ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये चैप्टर है ही कि हमारे जो टर्म्स आते हैं उनको पूरा क्लियर है। इसको डिफाइन उन्होंने इस बुक में किया है, जो पूरा मैथमेटिक्स जो है हमारा, वो पूरा डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स का यही यूज़ करता है। मतलब दुनिया के जो भी मैथमेटिशियंस हैं इस टर्म को कुछ इसी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चैप्टर फोकस होकर पढ़ना होगा कि ताकि हम इन टर्म्स का मीनिंग क्लियर समझ लें। अब देखो आगे, आगे इन्होंने कहा क्या, बाउंड्री पॉइंट्स। और बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में क्या कहा कि ये लिमिट है, ये एक्सटेंट ऑफ समथिंग है। मतलब बाउंड्री पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिनके आगे आप नहीं जा सकते हो, ये एक हद है। किसी चीज़ का भी हद होती है। ठीक है, किसी के भी बिहेवियर का, वही हद की बात की जा रही है। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो लिमिट है या एक्सटेंट ऑफ समथिंग है। ठीक है,
अब ये हद को देखते हैं, इसको आपने लक्ष्मण रेखा रामायण की कथा में सुनी होगी, तो वो लक्ष्मण रेखा कुछ इस तरह से रेखा हम ड्रॉ कर लें एक, ठीक है, यहाँ सीता जी मान लीजिए, ओके। अब ये लक्ष्मण रेखा जो है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा फिगर कुछ भी है, लेकिन आप समझो कि ये कोई इंसान है और इस रेखा को पार नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या हो गया, ये बाउंड्री लाइन हो गई, ठीक है। अब ये बाउंड्री लाइन से ज़्यादा आगे नहीं जा, इसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है, क्लियर है इस चीज़ को। अब देखो कि ये लाइन जो है वो किससे बने होंगे, बहुत सारे पॉइंट से ही बने होंगे, अभी हम लोगों ने डिफिनीशन लाइन का देखा ही है। तो ये लाइन भी सब ये किससे बने होंगे, बहुत तरह के पॉइंट से ही बने होंगे। तो बाउंड्री पॉइंट्स वो कहलाते हैं जिनके आगे हम नहीं जा सकते, ये उतना ही, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिगर क्या कहलाता है, फिगर का मीनिंग भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर बाउंड्रीज को हम समझ चुके हैं। ये बाउंड्रीज है ना, ओके। तो देखो फिगर भी वही है कि फिगर जो है जिसके पास बाउंड्री हो, कंटेन बाउंड्रीज या बाउंड्री। जैसे मैंने ये एक लाइन जो ड्रॉ किया है, इस एक व्यक्ति के फिगर को बाउंड्री मैंने दिया है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, बाउंड्रीज, ओके, क्लियर है। तो ये बाउंड्रीज जो फिगर जो भी चीज़ बाउंड्री कंटेन करते हैं, जिसके पास बाउंड्री होता है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, फिगर, ओके। तो फिगर मीनिंग क्या होता है, जिसके पास बाउंड्री हो। बाउंड्री पॉइंट्स क्या हैं, जिसका इससे आगे कोई चीज़ नहीं जा सकती, तो उन पॉइंट्स को जिससे वो लाइन बनी होगी, उन पॉइंट्स को हम बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया मीनिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि हमें एक सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं, सर्कल यानी गोलाकार। अब गोलाकार को कैसे डिफाइन हम करते हैं, हम मतलब इसमें देखो कैसे इन्होंने डिफाइन किया, क्योंकि यही हमारा बेस है, यही आधार है जिस पे हम लोग सर्कल को डिफाइन करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या कहा, सर्कल एक प्लेन फिगर है, मतलब प्लेन फिगर कौन से होते हैं, जो हमारे इस स्क्रीन के डिवाइस पे ड्रॉ किया जा सके, ठीक है, मतलब सर्कल मैं इस पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। आगे क्या, कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। वो क्या, कैसे पॉइंट्स होते हैं, इक्व डिस्टेंस होते हैं। इक्व डिस्टेंस मीनिंग क्या होता है, इक्व डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे, ठीक है, बराबर दूरी पे। फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक किसी रेफरेंस पॉइंट से, मान लीजिए मैंने एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ नीचे आप देख सकते हो मैंने बनाया है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से उन्होंने जैसे कहा है कि इक्वल दूरी पे हो, तो मैंने क्या किया कि इक्वल दूरी पे मैंने बहुत सारे लाइंस ऐसे ड्रॉ किए, ये सब इक्वल दूरी पे होंगे। तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ऐसे ये जो भी हैं इक्वल दूरी पे हैं, आप कंसीडर करना कि ये सब इक्वल हैं। तो इनको मैं ज्वाइन जब करूँगा, तो ये जो फिगर बन के आया मेरे सामने, ठीक है, ये जो फिगर मेरे सामने बन के आया, ये वाला फिगर, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, ठीक है। सर्कल का डिफिनीशन समझ में आ गया, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से इक्वल दूरी पे बहुत सारे पॉइंट जब मिलते हैं, उनको हम जोड़ के बनाते हैं जो फिगर, वो कहलाते हैं क्या, सर्कल कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो इस रेफरेंस पॉइंट को भी एक नाम दिया गया, 16वां डिफिनीशन में देखो रेफरेंस पॉइंट को नाम दिया गया सेंटर, यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर, ठीक है, जिसे मैंने सी से डिनोट किया है। अब देखो यहाँ और भी टर्म को डिफाइन किया गया है, डायमीटर और सरकमफ्रेंस। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब एक लाइन होगा ये जो ड्रॉ किया जाता है सेंटर से, और टर्मिनेट मतलब ख़त्म होता है, सेंटर से ड्रॉ किया जाएगा और ख़त्म कहाँ होगा, दोनों डायरेक्शन में, मतलब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में, या दाएं या बाएं कह लो, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जाके ख़त्म होगा सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो आपने ये ब्लू लाइन देख रहे हो ना, जिस पे मैं अब ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी को कहा जाता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसको कहा जाता है क्या, सरकमफ्रेंस, CRCUMFR, ये आप समझ लो, ठीक है, सरकमफ्रेंस, इसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस तक ख़त्म होना चाहिए। तो सरकमफ्रेंस का मीनिंग क्लियर है। अब देखो मैंने इसी में मैं रेड पेन से इसमें ड्रॉ करने वाला हूँ डायमीटर को। तो सेंटर ये है हमारा, ठीक है, यहाँ रेड मैंने दिखा दिया सेंटर, ओके। अब इसी से पास करेगा दोनों साइड में जाके टर्मिनेट, मतलब ख़त्म होगा कहाँ पे, सरकमफ्रेंस में, मतलब यहाँ पे जाके ख़त्म होगा, फिर इधर जाके। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डायामीटर, जिसे मैं कैपिटल डी से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और यही डायामीटर को मैं आधा, इसे 2 से डिवीजन कर देता हूँ, तो क्या मुझे मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या,
रेडियस, आर से डिनोट कर रहा हूँ, रेडियस स्पेलिंग ये होता है RADIUS, ठीक है, रेडियस। क्लियर है? ओके। अब देखो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल को अब समझते हैं। सेमी सर्कल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, कैसे देखो। तो सेमी सर्कल जो होता है वो होता है डायमीटर जिसमें हो और सरकमफ्रेंस का आधा भाग हो, कटा हुआ आधा भाग हो और डायमीटर हो, उसे सरकमफ्रेंस कहेंगे। मतलब एक डायमीटर मैंने ये ड्रॉ किया और इसी पे मैंने ये सरकमफ्रेंस ड्रॉ किया, आधा सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये होता है सेमी सर्कल। सेमी मतलब होता भी है क्या, आधा। ओके, सेमी जहाँ यूज होता है इंग्लिश में उसका मतलब ये होता है आधा। तो आधा सर्कल, आधा गोलाकार, ये इमेज सेमी सर्कल को ड्रॉ कर रहा है। इसमें खास बात और क्या होती है, जो सेंटर का, जो सर्कल का सेंटर होता है, जैसे ये सेंटर था इस सर्कल का, वही सेंटर इस सर्कल का भी होता है। यहाँ पे भी इसके पास सेंटर होगा। ओके, और इसको मैं कंप्लीट सर्कल कैसे बनाऊंगा, इसी को ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये कंप्लीट सर्कल है। यानी कि आधा को हम कहेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे देखो, आगे यहाँ पर रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या कहलाते हैं, तो इन्होंने कहा कि दोज दैट आर कंटेन्ड, यहाँ पर क्या कहा, रेक्टिलिनियर फिगर वो हैं जो कंटेन करते हैं स्ट्रेट लाइंस। देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन ही बस नहीं कंटेन करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो ये फिगर ड्रॉ किया हूँ, इसमें आप देख सकते हो प्रत्येक जो लाइन्स हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो इन्हें हम कहेंगे रेक्टिलिनियर्स, ठीक है। अब देखो और चीज़ें हैं कुछ, इसमें हमें क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं, ट्राईलेटरल। देखो लेटरल जहाँ शब्द आता है ना, ट्राई मतलब होता है तीन, पहली बात तो ये समझ लो, तीन। लेटरल मतलब क्या होता है, साइड। अब साइड को मैंने क्या कहा था आपसे, साइड मतलब बाजू, ठीक है। तो तीन बाजू वाला फिगर्स क्या होते हैं, तीन बाजू वाले फिगर्स हमने जानते हैं, ये ट्राइंगल, ओके, त्रिकोण, ये तीन साइड वाले फिगर होते हैं। तो ट्राईलेटरल फिगर्स कुछ इस तरह के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड मतलब जहाँ भी आता है इसका मीनिंग ये होता है चार, ठीक है। क्वाड मतलब होता है चार। क्लियर है? अब देखो, और लेटर मतलब बाजू, मतलब चार बाजू वाले फिगर्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करूँ तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्लियर है? मल्टीलेटरल मतलब ये है कि मल्टी मतलब होता है एक, चार से ज़्यादा, ठीक है। ओके, और लेटरल मतलब साइड, मतलब चार से ज़्यादा साइड, मोर देन 4 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो चार से ज़्यादा साइड्स, जैसे ये मैंने रेक्टिलिनियर फिगर ड्रॉ किया था, इसमें देखो चार से ज़्यादा साइड है कि नहीं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पाँच, छः, सात। तो हाँ, चार से ज़्यादा है तो इनको मैं मल्टीलेटरल कह सकता हूँ। तो मल्टीलेटरल कुछ इस तरह के फिगर्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग ज़रा कि हमें ये पता करना है कि ये ट्राईलेटरल फिगर्स को हम लोग कुछ अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। क्या क्या? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसका क्या खास बात होती है, उसके तीनों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। देखो यहाँ मीनिंग से भी समझ सकते हो, इंग्लिश को ब्रेक करो। यहाँ पर इक्वू मतलब होता है बराबर, ठीक है। इक्वू मतलब बराबर, और लेटरल मतलब साइड, बराबर साइड वाले हमारे त्रिकोण। तो ये देखो यहाँ फिगर में मैंने देखा है तीनों साइड बराबर हैं तो इक्विलेटरल कहेंगे। आइसोसेलेस मतलब बराबर, दो साइड बराबर, ठीक है। ये दो साइड जो है इसके बराबर होंगे तो आइसोसेलेस कहते हैं। एस्केलन, जिनके तीनों साइड जो हैं वो बराबर ना हो, ठीक है, तीनों साइड एक दूसरे से बराबर ना हो, उन्हें ट्राईलेटरल में खास क्या नाम देते हैं, एस्केलन ट्राइंगल। ओके, एस्केलन ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे ट्राईलेटरल के कुछ और भी नाम दिए गए हैं, कुछ और भी फिगर होते हैं ट्राईलेटरल्स के। राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि एक एंगल जो होता है राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब मैंने बताया था 90 डिग्री। अब मैं यहाँ इसका फिगर ड्रॉ कर दिया, इसे देखो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल जो होगा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, मैंने बताया था 90 डिग्री से ज़्यादा। तो चलो 90 डिग्री से ज़्यादा ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लिया, ये लाइन हो गई, ये 90 डिग्री होगा तो इससे ज़्यादा एंगल होना चाहिए, और ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये देखो
ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, तो इस ट्रायंगल को मैं कहूँगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से कम हो। तो ये रेफरेंस लाइन से मैं एक काम करता हूँ, रेड से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो ये एक्यूट एंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो इनके जो भी एंगल्स होंगे ना, ऑल एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे। तो इस तरह के ट्रायंगल जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये इन एंगल्स ट्रायंगल्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं आगे कुछ और, देखो प्रॉपर्टीज़, सॉरी डिफिनीशन। अब इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल का देखेंगे। अभी हम लोग ने ट्राइलेटरल देखा, अब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था 4 साइड्स वाले फिगर्स। ओके, तो इसमें देखो क्या है, स्क्वायर है, ऑब्लॉन्ग है, रोम्बस है, रोम्बॉइड है, ट्रेपेजियम है। एक एक करके समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसके चारों साइड्स जो होते हैं वो बराबर हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री पे हो। अब मैं इसके एक फिगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये चारों एंगल्स इसके जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है, और चारों साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये होता है स्क्वायर। अब ऑब्लॉन्ग की क्या खास बात होती है कि इसके राइट एंगल होता है, ठीक है, विच इज़ राइट एंगल, मतलब इसके जो एंगल होंगे ना, चारों साइड्स के एंगल वो 90 डिग्री होंगे। अब इसके साइड के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कि ये साइड इस साइड के बराबर हो, ऐसा नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। ऑब्लॉन्ग फिगर्स की ये खास बात होती है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर और क्या नाम है, एक रोम्बॉइड है। इसकी क्या खास बात होती है, इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं और एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। रोम्बॉइड की बात कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह का फिगर हम लोगों ने देखा हुआ है। ये एक तरह से आप इसे समझो कि एक पैरेललोग्राम, आप बार बार सुनते होंगे पैरेललोग्राम, ठीक है, कुछ उसी तरह का रोम्बॉइड की खास बात होती है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये एक दूसरे से इक्वल हैं, और इन्होंने अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं एक दूसरे से। तो इसे कहेंगे हम लोग रोम्बॉइड, और ये पैरेललोग्राम भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है, रोम्बॉइड। ओके, ये क्लियर है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम जो होता है कुछ और भी। अब ट्रेपीजियम का इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि दो लाइन इसके जो होने चाहिए, दो साइड जो होने चाहिए, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। यहाँ डिफिनीशन नहीं लिखा है, मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो कि इसका डिफिनीशन क्या है कि दो साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, बाकी दो साइड्स का हम कुछ नहीं कहेंगे। इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दो साइड का अपोजिट जो साइड होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये कह सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, ट्रेपेजियम। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी चीज़ें इन्होंने मतलब डिफाइन कर रखी हैं, उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पैरेलल लाइंस को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। वैसे इनके पोस्टुलेट्स में पैरेलल लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको कैसे इन्होंने डिफाइन किया पैरेलल लाइंस को, इसे देखो। एक स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए इन द सेम प्लेन। दोनों लाइंस किस प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन, मतलब आपके डिवाइस जो है उसी डिवाइस के प्लेन में होना चाहिए। और प्रोड्यूस मतलब कि एक्सटेंड कर सकें, लाइन को बढ़ाना। इनडेफिनेटली मतलब अनंत तक, दोनों डायरेक्शन में अनंत तक फैलाते रहोगे तो भी डू नॉट मीट वन अनदर इन आइदर डायरेक्शन। आइदर मतलब दोनों ही डायरेक्शन में वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। अब मैं यहाँ पर देखो तुम्हें मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पैरेलल है कि नहीं, आपको वो फील करने होंगे, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि पैरेलल हो। ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, एक ये लाइन ड्रॉ किया, ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो इसकी खास क्या बात होगी, मतलब ये मैंने लाइन तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसके देखना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो इनको क्या किया जाता है कि ऐसे एक्सटेंड कर लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इसको भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिया, इसको भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इसको भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मैंने इसका हाइट देखा, मतलब हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना के मैंने इसकी दूरी नापी, तो ये एच आया मान लो, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर भी इसके दूरी एच ही आनी चाहिए, या अनंत तक जाके मैं देखूँ तब भी हमको यहाँ दूरी एच ही मिलनी चाहिए। क्लियर है। तो ये पैरेलल लाइन कहलाएगा। अगर दो लाइन इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से, तो इनका देखो ये मैं एक्सटेंड करते जाऊँ तो ये जाके कहीं ना कहीं कट जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ कट रहे हैं ना,
तो ये कहलाएंगे नॉन पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल लाइन कहलाएंगे, ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। तो पैरेलल लाइन को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था। ओके, तो हम लोग ने 23 टर्म्स को डिफाइन कर लिया। पूरे टर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस पार्ट को, इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। अब इसे आप रिवाइज कर लो, और ताकि ये अच्छे तरह से इस टर्म को आप सीख लोगे। अब इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, जिसमें यूक्लिड्स के द्वारा एलिमेंट्स के बुक में लिखे गए कुछ उनके एक्सियम्स हैं, पॉस्टुलेट्स हैं। एक्सियम्स के बारे में बस एक ही बात कहूँगा कि एक्सियम्स जो होते हैं वो उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। पॉस्टुलेट्स की भी खास बात यही होती है, लेकिन इनको प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू होते हैं। मतलब जैसे कि इंसान मरणशील हैं, या ये कहो कि दूध जो है, मिल्क जो है वो वाइट होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो इस यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसे मैथमेटिक्स में भी कुछ ट्रूथ होते हैं जो यूक्लिड्स ने बताए थे। उन सच्चाइयों को हम लोग देखेंगे, ट्रूथ को देखेंगे, ठीक है। और हम लोग उसे फील भी करेंगे कि कैसे ये सच है, ठीक है, बिल्कुल। और एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स, ये दो टर्म बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में भी अंतर होते हैं, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इसे रिवाइज करो, और कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करो। ओके, मैं इसका जवाब दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।